अब स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं भाई कि सर आप है ना डायरेक्ट एमसीक्यूज डाउनलोड कर दो, कि एमसीक्यूज जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए डाउनलोड कर दो। तो मैं आपको बता देता हूँ भाई कितने ही एमसीक्यूज मैं आपको बता दूँ, एग्जाम के अंदर बहुत रेयर चांस है आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाओगे। उसका रीजन क्या है, क्योंकि जो एमसीक्यू मैं करवाऊँ आप केवल उसको अटेम्प्ट कर पाओगे, दूसरे अगर उससे डिफरेंट कुछ भी आया तो वो अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आप टॉपिक को डिटेल में पढ़ रहे हो, वो जो टॉपिक है आपका कोई भी, अगर आप उसको डिटेल में पढ़ रहे हो, फिर आप कोई भी एमसीक्यू करके देखो, आपको जो है वो जो एमसीक्यू चुटकियों में सोल्व हो जाएगा। इसलिए एमसीक्यूज की बजाय मैं आपको टॉपिक समझा रहा हूँ और आप डिटेल से समझे। अगर कोई सोच रहा है भाई 1 मिनट में सर मेरे को सारा कुछ करा दे, ठीक है, मेरी वीडियोस में ऐसा नहीं होता है भाई, मैं बिल्कुल बेसिक से चलता हूँ, आपको बताया कि मैंने, फिर एडवांस तक जाते हैं। तो आप जो है इन वीडियोस को अच्छे से देखें, फिर अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस करके देखें। कोशिश करूंगा मैं एग्जाम से पहले ऑलमोस्ट यूनिट्स के लिए एमसीक्यूज कुछ किस टाइप के बन सकते हैं वो मैं आपको बताऊं। डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था लिमिटेशंस ऑफ विनाइल पॉलीमराइजेशन एंड मैकेनिज्म ऑफ जिगलर-नाटा कैटालिस्ट एंड एडवांटेजेस ऑफ जिगलर-नाटा कैटालिस्ट। आज के इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे कंडेंसेशन और स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन होता क्या है, बेसिकली इसके लिए क्या क्या कंडीशन होती है, कि हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे भाई कि कोई भी जो कंपाउंड हमें गिवन है, मान लिया मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कोई हमें दिया जाता है, तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे भाई कि ये जो है ये एक प्रकार से स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन शो करेगा या फिर इससे पहले वाला जो हमने एडिशन पॉलीमराइजेशन पढ़ा था वो शो करेगा। उसके लिए जो भी कंडीशंस नेसेसरी वो हम पढ़ेंगे और फिर हम पढ़ेंगे भाई प्रिपरेशन, कि अगर हमें प्रिपरेशन करनी है तो इसके लिए मैंने पहले बताया क्वेश्चन कैसे बनते हैं, मोनोमरिक यूनिट बेसिकली आपसे पूछी जा सकती है, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम वो सारा कुछ पढ़ेंगे। सबसे पहले तो कंडेंसेशन और स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन होते हैं क्या, इसकी डेफिनेशन मैं आपको बता चुका हूँ। व्हेन 2 or more different monomer units joined together with elimination of a byproduct। अब वो बाई प्रोडक्ट क्या हो सकता है भाई, वो बाई प्रोडक्ट कोई वाटर मॉलिक्यूल हो सकता है, ठीक है, वो बाई प्रोडक्ट कोई हमारा अमोनिया का मॉलिक्यूल हो सकता है, वो बाई प्रोडक्ट हमारा कोई CO2 हो सकता है, वो बाई प्रोडक्ट हमारा कोई HCl का मॉलिक्यूल हो सकता है, ETC। तो मोटा माटी तौर पर या मेजर अगर हम डिफरेंस देखें तो यही है, कंडेंसेशन पॉलीमर्स के अंदर भाई हमारा क्या निकलता है, बाई प्रोडक्ट निकलता है। जब भी मोनोमर्स कंबाइन करेंगे तो किसकी एलिमिनेशन होगी भाई, हमारी एक बाई प्रोडक्ट की एलिमिनेशन होगी। क्लियर है। दूसरी बात, इसकी जो दूसरी कंडीशन होती है कंडेंसेशन के लिए वो क्या होगी कि जो रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट होगी वो क्या नहीं होंगी भाई, सेम नहीं होंगी, मतलब मिनिमम 2 यूनिट ऐसी मिलेंगी जो डिफरेंट होंगी। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हमने, द मोलिकुलर फार्मूला ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स विल नॉट बी सेम। जो मोलिकुलर फार्मूला होगा वे रिपीटिंग यूनिट्स का, वो क्या नहीं होगा, सेम नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद थर्ड, ये सबसे हमारी इंपॉर्टेंट कंडीशन हो जाती है भाई कि कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन उन्हीं कंपाउंड्स के अंदर होंगी जिनके अंदर मिनिमम बाई फंक्शनल ग्रुप। एडिशन के लिए हमने क्या पढ़ा था भाई, उसके अंदर हमारा क्या होना जरूरी था, अल्कीन, यानी कि कार्बन कार्बन के बीच में क्या कंडीशन थी भाई, डबल बॉन्ड होना चाहिए। कंडेंसेशन या स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन के लिए हमारी क्या कंडीशन है कि जो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन है कब होगी, जब जो मोनोमर है उसके अंदर क्या हो, बाई फंक्शनल ग्रुप हो, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन अकर्स जनरली बिटवीन ग्रुप्स कंटेनिंग बाई फंक्शनल ग्रुप, जिसके अंदर भाई हमारे मिनिमम जो है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होनी चाहिए, 2 फंक्शनल ग्रुप होने चाहिए, मतलब जो कंपाउंड है हमारा वो कैसा होना चाहिए, बाई फंक्शनल होना
होना चाहिए, उसी के बीच में क्या होगा हमारा कंडेंसेशन या स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन होगा। जैसे इसका एग्जांपल भी मैंने पहले भी लिया था, नायलॉन 66। क्या लिया था अभी? नायलॉन 66। इसकी इंपॉर्टेंस भी बताई थी मैंने, बेसिकली न्यूयॉर्क एंड लंदन, ठीक है। 6 पहली मोनोमरिक यूनिट के अंदर कार्बन बताता है, दूसरा 6 दूसरी मोनोमरिक यूनिट के अंदर नंबर ऑफ कार्बन बताता है। तो 6 कार्बन थे हमारे, क्या थी? मोनोमरिक यूनिट है। इसकी मोनोमरिक यूनिट याद रखना जरूरी है भाई, हेक्सा मिथाइलिन डायमीन एंड एडेप्टिक एसिड, ये हमारी क्या इनकी मोनोमरिक यूनिट है। अब क्या है? हेक्सा मिथाइलिन यानी CH2 कितनी बार गई? 6 बार। डाई अमीन, डाई मतलब 2, अमीन हमारा कौन सा ग्रुप हो गया भाई? NH2 ग्रुप हो गया, ठीक है। N टाइम्स प्लस में एडेप्टिक एसिड, कॉमन नेमिंग में एक एसिड जब भी आ जाए मैंने बता रखा है भाई, उसके अंदर कौन सा फंक्शनल ग्रुप होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। कौन सा फंक्शनल ग्रुप होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। अब 6 कार्बन थे, 6 में से 2 कार्बन जो हमारे कार्बोक्सिलिक ग्रुप के अंदर आ गए, तो बीच में कितने बच गए हमारे? CH2 कितनी बार? 4 बार। ये भी N टाइम्स होगा, यहाँ से H, यहाँ से OH वाटर मॉलिक्यूल, यहाँ से H, यहाँ से OH वाटर मॉलिक्यूल, तो क्या निकलेंगे भाई? 2N - 1 H2 निकलेंगे इसके अंदर। तो बेसिकली ये यूनिट्स जब कंबाइन हो रही हैं, पहली कंडीशन देखिए बाई प्रोडक्ट निकल रहा है, दूसरी कंडीशन देखिए मॉलिक्यूलर फार्मूला जो रिपीटिंग यूनिट का वो सेम नहीं होगा। यहाँ पर अगर हम देखें हमारा हेक्सामिथाइलिन डायमीन और यहाँ पर क्या है? एडेप्टिक एसिड है। जैसे ये कंबाइन होंगे क्या बनेगा भाई? हमारा यहाँ पे एक डाइमर बनेगा। कैसे बनेगा डाइमर? ये क्या होगा हमारा? NH पॉलीमराइजेशन स्टार्ट, फिर CH2 की 6, फिर NH, फिर C डबल बॉन्ड O, फिर CH2 की 4, C डबल बॉन्ड O। तो ये भाई एक प्रकार से अगर मैं यहाँ पे N नहीं लिखता हूँ, सपोज करो मैंने यहाँ पे क्या नहीं लिखा? N नहीं लिखा, यहाँ पर मैंने क्या नहीं लिखा? N नहीं लिखा, तब तो क्या है? जो एलिमिनेशन होगी H और OH वाटर की हुई, यहाँ पे क्या निकला भाई? एक वाटर मॉलिक्यूल। पहले हम सिंपल के लिए देख लेते हैं। एक वाटर मॉलिक्यूल निकल गया, तो बच गया क्या भाई? यहाँ पे सेम रहेगा ये हमारा, क्योंकि पॉलीमराइजेशन इनकी हुई है, इनकी नहीं हुई है, तो ये क्या रह जाएगा? NH2 CH2 NH CO CH2 CO, और यहाँ पर हम N नहीं लगा सकते, क्या रह जाएगा? OH। तो बेसिकली कितने यूनिट कंबाइन करिए? 2। तो ये क्या बन गया भाई? हमारा डाइमर बन गया, ठीक है। अब इसके अंदर फिर से डाइमर के अंदर अगर हम फिर से क्या डाल दें भाई? फिर से हमारे मोनोमरिक यूनिट डाल दें, तो क्या बन जाएगा? ट्राइमर बन जाएगा। नेक्स्ट कंपाउंड जब यहाँ पे ऐड होगा हेक्सामिथाइलिन डायमीन, फिर डाल दें टेट्रामर बन जाएगा, फिर डाल दें पेंटामर बन जाएगा। तो इस प्रकार से हमारी क्या होती चलेगी? पॉलीमराइजेशन होती चलेगी। तो ये क्या बन गया हमारा? डाइमर। अगर हमें पॉलीमर बनाना है तो सिंपली ये H और ये OH रिपीटेशन, NH रिपीटेशन। अब इसको हम डाइमर नहीं बोल सकते, अब हम इसको क्या बोलेंगे? नायलॉन 66। क्या बन गया भाई हमारा? नायलॉन 66। अब ये जो बॉन्ड है भाई CONH, एक प्रकार से कौन सा बॉन्ड होता है? CONH तो हमारा माइंड होता है, लेकिन एक ये ग्रुप आया हुआ है, तो इसको क्या नाम दिया जाता है भाई? पॉलीअमाइड्स। तो आगे जब हम प्रिपरेशन पढ़ेंगे भाई, तो पॉलीअमाइड्स के अंदर जब नायलॉन 66 आएगा, तो वहां पर मैं इसको दोबारा नहीं बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने इसको बता दिया है। वहां पर हमारा एक और आएगा नायलॉन 610। उसके लिए मैंने पहले बताया था 4 कार्बन बढ़ गए, तो 4 बढ़ा देंगे 8। इसकी मोनोमरिक यूनिट का नाम होता है जब 10 कार्बन हो जाते हैं सबेसिक एसिड। तो फार्मूला में बस यहाँ पर 4 की जगह क्या आ जाएगा भाई? हमारा 8 आ जाएगा। क्लियर है? तो क्या होगा भाई हमारा? नायलॉन 610, ठीक है। उसके बाद इसको स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? मतलब कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन को दूसरा नाम क्या दिया हमने? स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन दिया है। तो स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन क्यों बोला जाता है, उसका क्या रीजन है, वो हम लिखेंगे। तो क्या होगा भाई? दिस इज आल्सो नोन एज स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। इसको और क्या नाम दिया जाता है भाई? स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। रीजन क्या है? बिकॉज द two bifunctional units, the two bifunctional units। क्यों बोला जाता है? क्योंकि
जो दो बाई फंक्शनल यूनिट्स हैं वो क्या बनाती हैं, यूनिट्स फॉर्म ए डाइमर। शुरुआत में अगर हम यहाँ पे एन लगा रहे थे, मैंने क्या बताया था, यहाँ पे क्या बना था, डाइमर विच इज formed by combination of one hexamethylendamine and one adaptic acid। मतलब फर्स्ट स्टेप के अंदर क्या हो रहा है भाई, हमारा क्या बन रहा है, डाइमर बन रहा है। किसके कॉम्बिनेशन से बन रहा है, एक हेक्सामिथाइल डायमीन के कॉम्बिनेशन से और एक हमारा एडाप्टिक एसिड के कॉम्बिनेशन से। ठीक है, अब जो रिजल्टिंग कंपाउंड आया हमारा वो अगेन रिएक्ट करता है नेक्स्ट वन मोनोमरिक यूनिट के साथ और क्या बनाता है, ट्राइमर। तो क्या लिखेंगे, द रिजल्टिंग कंपाउंड का मतलब क्या है, यहाँ पे हमारा डाइमर से है, अगेन रिएक्ट विद वन मोनोमरिक यूनिट, एंड फॉर्म ट्राइमर, और उसके साथ रिएक्ट करके वो क्या बना देता है भाई, ट्राइमर बना देता है। ट्राइमर मतलब उसके अंदर कितने यूनिट हो जाएंगे, हमारी 3 यूनिट हो जाएंगी। ठीक है, उसके बाद फिर भाई टेट्रामर, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में टेट्रामर, ये लाइन वही फिर से एक मोनोमर ट्राइमर में जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, टेट्रामर बन जाएगा। फिर इस तरह से कीप गोइंग करता रहेगा, वो आगे के आगे स्टेप बाय स्टेप बढ़ता रहेगा। इसलिए कंडेंसेशन को क्या बोला जाता है भाई, स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। जैसे इसी को ले लेता हूं मैं, पहले हम डाइमर बना लेंगे भाई, NH2 CH2 की 6 NH2 प्लस में OH, C डबल बॉन्ड O, CH2 की 4 C डबल बॉन्ड O OH, यहाँ से H, यहाँ से OH, क्या निकल गया, वाटर मॉलिक्यूल। तो क्या बनेगा भाई हमारा NH2 CH2 कितनी बार, 6 बार, फिर NH, फिर क्या आ गया हमारा C डबल बॉन्ड O, फिर CH2 की 4 और फिर क्या होगा हमारा C डबल बॉन्ड O OH। ये क्या बन गया भाई हमारा डाइमर। इसके अंदर फिर से एक मोनोमर यूनिट डाल देंगे भाई, फिर से हमारा हेक्सामिथाइल डायमीन ऐड करेंगे, इसके अंदर क्या कर देंगे, NH2 CH2 की 6 NH2, तो यहाँ से OH, यहाँ से H, फिर से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, एक H निकलेगा भी यहाँ से, तो क्या बन जाएगा, यहाँ से स्टार्ट करेंगे NH2 CH2 की 6 NH C डबल बॉन्ड O CH2 की 4 C डबल बॉन्ड O, यहाँ तक आ गया। OH और H वाटर तो निकल चुका है, यहाँ पे क्या बचा हुआ है, NH CH2 की 6 NH2। अब इसके अंदर कितने यूनिट हो गए हमारे 3, तो ये क्या बन गया भाई हमारा ट्राइमर। इसके अंदर फिर से डाल देंगे भाई, फिर से हमारा यही मॉलिक्यूल एक और मॉलिक्यूल आ जाएगा, तो यहाँ पर हमारा क्या बन जाएगा भाई, टेट्रामर बन जाएगा। तो इस प्रकार से लगातार क्या होने लगे रही है भाई, स्टेप ग्रोथ होने लग रही है। पहले डाइमर बना, फिर ट्राइमर, फिर टेट्रामर। तो इस प्रकार से लास्ट की जब यूनिट हम बनाएंगे तो पॉलीमर फॉर्मेशन के अंदर एक H यहाँ से और निकल जाएगा और ऐसे हम पॉलीमर की फॉर्मेशन दिखा देंगे। तो इस प्रकार से हमारा क्या बन जाता है भाई, पॉलीमर्स के अंदर जो कंडेंसेशन को दूसरा नाम दिया स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन, वो क्यों दिया जाता है, वो हमारा बन जाता है। क्लियर है। अब स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं भाई कि सर आप है ना डायरेक्ट MCQs डाउनलोड कर दो, कि MCQs जो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए डाउनलोड कर दो। तो मैं आपको बता देता हूँ भाई, कितने ही MCQs मैं आपको बता दूँ, एग्जाम के अंदर बहुत रेयर चांस है आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाओगे। उसका रीजन क्या है, क्योंकि जो MCQ मैं करवाऊँ आप केवल उसको अटेम्प्ट कर पाओगे, दूसरे अगर उससे डिफरेंट कुछ भी आ गया तो वो अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आप टॉपिक को डिटेल में पढ़ रहे हो, वो जो टॉपिक है आपका कोई भी, अगर आप उसको डिटेल में पढ़ रहे हो, फिर आप कोई भी MCQ करके देखो, आपको जो है वो जो MCQ चुटकियों में सोल्व हो जाएगा। इसलिए MCQs की बजाय मैं आपको टॉपिक समझा रहा हूँ और आप डिटेल से समझे। अगर कोई सोच रहा है भाई 1 मिनट में सर मेरे को सारा कुछ करा दे, ठीक है, मेरी वीडियोस में ऐसा नहीं होता है भाई, मैं बिल्कुल बेसिक से चलता हूँ। आपको बताया कि मैंने फिर एडवांस तक जाते हैं, तो आप जो है इन वीडियोस को अच्छे से देखें, फिर अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस करके देखें। कोशिश करूँगा मैं एग्जाम से पहले ऑलमोस्ट यूनिट्स के लिए MCQs कुछ
किस टाइप के बन सकते हैं वो मैं आपको बताऊं, लेकिन पहला तो हमारा टारगेट यही है कि हम एक बार वही सिलेबस कंप्लीट कर लें इसका। क्लियर है? तो आई थिंक वही आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जो कंडेंसेशन पॉलीमर है उसको स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन क्यों बोला जाता है, क्योंकि भी 1 by 1 जो है मोनोमरिक यूनिट ऐड होती रहती है, हमारा डाइमर ट्राइमर टेट्रामर इस प्रकार से बनता रहता है, और एक प्रकार से 1 by 1 स्टेप ग्रोथ पर इसको क्या बोला जाता है, क्या बोला जाता है, स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। उसके बाद हम प्रिपरेशन पढ़ते हैं भाई, सबसे पहले हम पढ़ते हैं भाई पॉलीएस्टर्स। अब जैसा कि आपको पता है भाई एस्टर्स कौन से होते हैं भाई, आर सी डबल बॉन्ड ओ, ओ आर डैश, ऐसे भी लिख सकते हैं आर सी डबल बॉन्ड ओ, ओ आर। अब इसमें फर्क क्या भाई, अगर एक आर डैश है इसका मतलब ये जो फंक्शनल ग्रुप है और ये जो फंक्शनल ग्रुप है डिफरेंट है, सॉरी कार्बन ग्रुप जो है कार्बन की चेन है डिफरेंट है, और दोनों तरफ आर है मतलब सेम है। तो पॉलीएस्टर्स बेसिकली क्या होती है भाई, जिसके अंदर कौन सी लिंकेज होगी हमारी, इस तरफ कोई ग्रुप आ जाओ, इस तरफ कोई ग्रुप आ जाओ, बीच में क्या होना चाहिए हमारा COO फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए, तो वो बेसिकली क्या कहलाते हैं भाई हमारे पॉलीएस्टर्स। तो बेसिकली पॉलीएस्टर्स बनते कैसे हैं भाई, ये बनते हैं भाई कॉम्बिनेशन ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स, किसे बोलते हैं भाई, कॉम्बिनेशन ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड एंड डाईपोल्स, मतलब जैसे भी COOH हो गया, बीच में कुछ भी होगा हमारा COOH हो गया, प्लस में डाईओल्स मतलब दो अल्कोहल होगी जिसके अंदर बीच में हमारा कुछ भी होगा OH, H और OH क्या निकल जाएगा वाटर मॉलिक्यूल। तो आप यहाँ पर देखिए क्या बन गया हमारा COO बन गया है, तो ये क्या बन गया अभी हमारा पॉलीएस्टर्स। तो पॉलीएस्टर्स के अंदर हमारा सबसे पहला जो पॉलीमर हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे भाई टेरिलीन। क्या पढ़ेंगे, टेरिलीन, या इसको बोला जाता है भाई डेक्रोन। क्या बोला जाता है, टेरिलीन और डेक्रोन। इसका भाई एक नाम और है, इसको बोला पॉली इथाइलिन टेरेफ्थैलेट। क्या बोला जाता है, पॉली इथाइलिन टेरेफ्थैलेट। ठीक है, इस नाम से एग्जाम के अंदर बहुत रेयर चांसेस होते हैं पूछने के, आपसे बेसिकली या तो टेरिलीन से पूछेगा या आपसे क्या पूछेगा भाई डेक्रोन से पूछेगा। सबसे पहला काम तो मैंने आपको बता रखा है, इसकी मोनोमरिक यूनिट आपको याद होनी चाहिए। इसकी मोनोमरिक यूनिट क्या होती है भाई हमारी, इथाइलिन ग्लाइकोल, इथाइलिन ग्लाइकोल एंड टेरेफ्थैलिक एसिड। अब बेसिकली इथाइलिन ग्लाइकोल को एक नाम और दिया जाता है भाई, अगर हम आईयूपैक नेम देखें इथेन 1,2 डाइओ। क्या बोलते हैं इसको, इथेन 1,2 डाइओ। इथेन मतलब दो कार्बन, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, 1,2 डाइओ मतलब ये पहला कार्बन ये दूसरा कार्बन, इसके ऊपर भी अल्कोहल और इसके ऊपर भी अल्कोहल। अब बाकी बॉन्डिंग पूरे कर देंगे हम हाइड्रोजन से, इसके बॉन्ड को कंप्लीट कर देंगे। दूसरा क्या है हमारा टेरेफ्थैलिक एसिड। टेरेफ्थैलिक एसिड को एक बोला जाता है भाई 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक बेंजोइक एसिड। ठीक है, कैसे, जैसे ये हमारा क्या होगा बेंजीन, C डबल बॉन्ड OOH, C डबल बॉन्ड OOH। वैसे भी मैंने आपको पहले बताया एक एसिड जिसके अंदर भी आएगा तो क्या हो जाता है हमारा दो कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाते हैं। तो यहाँ से H, यहाँ से OH क्या निकल जाएगा वाटर, यहाँ से OH। याद रखना भाई एल्कोहल का H और कार्बोक्सिलिक का OH निकालना है, ना कि ऐसे करना है एल्कोहल का OH और कार्बोक्सिलिक H निकालना है, नहीं, कार्बोक्सिलिक का OH और एल्कोहल का H, तो HOH। तो क्या निकल जाएगा भाई हमारा O, पॉलीमराइजेशन स्टार्ट, CH2O, C डबल बॉन्ड O, बेंजीन रिंग, C डबल बॉन्ड O N टाइम्स। तो ये क्या बन गया हमारा डेक्रोन और टेरिलीन बन गया है। क्लियर है, ये हमारा इथेन 1,2 डाइओल होगा, वो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया या टेरेफ्थैलिक एसिड हो गया। क्लियर है, इसके लिए टेम्परेचर कंडीशन आपको याद रखनी होगी। टेम्परेचर चाहिए अभी इसके लिए 420 to 450 केल्विन, इसके बीच में आपको जो इसके टेम्परेचर रेंज रखनी है। ठीक है, उसके बाद भाई कई बार इसके यूजेज पूछे जा सकते हैं, हालांकि यूजेज भाई
इससे पहले जो मैंने आपको बताया मोस्टली वही यूजेस पूछे जा सकते हैं, लेकिन जैसा कि ऑप्शनल होने वाला है तो इसमें चांसेस बहुत कम होते हैं। ठीक है, तो जो डाइमिथाइल एसिड है टेरेप्थेलिक एसिड का, उसको हम यूज कर सकते हैं टेरेप्थेलिक एसिड की तरह। ठीक है, मतलब अगर यहाँ पर टेरेप्थेलिक एसिड है, इसकी जगह पर मैं क्या यूज कर लेता हूँ, डाइमिथाइल एस्टर। क्या यूज कर लेता हूँ, डाइमिथाइल एस्टर। तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो इससे बेटर बनेगा। ठीक है, और जो प्रोडक्ट बनेगा भाई वो उसके अंदर मिथेनॉल निकलती है, और जो मोल्टन प्रोडक्ट उसको स्पेशल नाम दिया जाता है भाई माइलर। तो बेसिकली ये पूछा जा सकता है माइलर क्या है। तो क्या है माइलर, जब टेरेप्थेलिक एसिड की जगह पर है डाइमिथाइल एस्टर। डाइमिथाइल एस्टर क्या होगा, COO CH3 CH3, ये होता है भाई डाइमिथाइल एस्टर। ठीक है, तो जो डाइमिथाइल एस्टर है ऑफ टेरेप्थेलिक एसिड, उसको हम यूज कर सकते हैं टेरेप्थेलिक एसिड की जगह पे, ताकि हमें एक बेटर प्रोडक्ट यूज प्राप्त हो। और क्या क्या यूज किया जाता है इसमें, इसके जो फाइबर हमें प्राप्त होते हैं टेरेलिन के, वो काफी क्या होते हैं भाई, ड्यूरेबल होते हैं, मतलब उनका जो लाइफ स्पेन है वो काफी लंबा होता है। ठीक है, उसके बाद हो रही है भाई इनके अंदर जो है लो मॉइस्चर कंटेंट होता है, ज्यादा जो है मॉइस्चर नहीं होता है। ठीक है, और भी इसके अलावा इसको यूज किया जाता है, अब मॉइस्चर कंटेंट लो है इसलिए इसको यूज किया जाता है क्या बनाने में, टायर कोड्स। टायर कोड्स क्या होते हैं भाई, आपने टायर्स देखे हुए, टायर के ऊपर वो डिजाइनिंग होती है ऐसे कट करके, उसको बोलते हैं टायर की गुडरी बोला रहा है देसी भाषा में, जो उसका डिजाइन है। तो जो टायर कोड्स बनते हैं लो मॉइस्चर कंटेंट के कारण उसके अंदर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और क्या बनाने में इस्तेमाल किया जाता है इसका, शीट बेल्ट। आपने गाड़ी वगैरह के अंदर देखी होगी शीट बेल्ट जो है, उसके अंदर भी इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, नेक्स्ट भाई इसको कौन डैमेज नहीं कर सकते, पेस्ट वगैरह, नॉट डैमेज्ड बाय पेस्ट। अब पेस्ट क्या होते हैं हमारे देसी भाषा में आप कहते हैं भूंड। ठीक है, या फिर पेस्ट में आप लगा लीजिए एक प्रकार से जो किसी भी चीज को खा जाते हैं उनको हम पेस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो इसलिए जो कॉटन या वूल के जो कपड़े होते हैं भाई उसकी ब्लेंडिंग इसके तहत की जाती है, ताकि वो क्या बढ़ा सके, उसका एक रेजिस्टेंस बढ़ा सके। ठीक है, तो ये डैमेज नहीं किया जाएगा भाई किसके द्वारा, पेस्ट के द्वारा। ठीक है, उसके बाद जो माइलर है ये एक प्रकार से एक्सट्रीमली क्या होती है भाई, फ्लेक्सिबल होती है। मतलब जो माइलर बनता है डाइमिथाइल एस्टर के यूज करने से ये क्या होती है, हाईली फ्लेक्सिबल होती है। अब इस फ्लेक्सिबिलिटी के कारण क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज जो है एक प्रकार से अलग अलग जो भी टीयर रेजिस्टेंट है, कोई कपड़ा ऐसा भाई जैसे फोल्ड हो जाता है लेकिन वो फटना नहीं चाहिए, टीयर रेजिस्टेंस उसको बोलते हैं। उसके अंदर जो उसका इस्तेमाल किया जा सकता है यूवी डिग्रेडेशन के ऊपर, और जो है अलग अलग प्रकार से जो मैग्नेटिक टेप्स होते हैं। मैग्नेटिक टेप्स क्या होते हैं भाई, आपने पुराने टाइम में रिकॉर्डर देखे होंगे। ठीक है, तो उसकी जो टेप होती है, कैसेट आती थी पहले, उसके अंदर जो है एक प्रकार से ब्लैकिश टेप होती थी, वो जो टेप बेसिकली इसके द्वारा बनाई जाती है। तो ये क्या है हमारा फर्स्ट टेरेलिन या डेक्रो। सेकंड जो हमारा पॉलिएस्टर आता है वो आता हमारा ग्लिप्टन। कौन आता है सेकंड है ग्लिप्टन। ठीक है, अब ग्लिप्टन के अंदर हमारा क्या है, इसका दूसरा नाम क्या है, पॉली इथाइलिन। बस ये हट जाएगा, इसका नाम टेरे हट जाएगा, ये हट जाएगा, इसको क्या बोल देंगे, थैलेट। तो इसमें और इसमें क्या फर्क है भाई, इसमें और इसमें बस इतना फर्क है, यहाँ पे जो कार्बोक्सिलिक एसिड है 1,4 पोजीशन पे था, लेकिन ग्लिप्टन के अंदर क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड हमारा यहाँ पर प्रेजेंट होगा, 1,2 पोजीशन बोल देते हैं इसको, या ऑर्थो भी बोल देते हैं। बाकी हमारा वही होगा, यहाँ पर क्या होगा हमारा OH CH2 CH2 OH। तो यहाँ से H, यहाँ से OH वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, यहाँ से H, यहाँ से OH वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। तो क्या बन जाएगा अभी हमारा O CH2 CH2 O C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, और इसके साथ हमारी बेंजीन। इस प्रकार से
हम बना देंगे। तो ये क्या बन गया भाई, n टाइम्स हमारा ग्लिप्टल, GLYPTAL। तो इस प्रकार से इसकी प्रिपरेशन होगी भाई ग्लिप्टल की। इसके अंदर क्या निकलेंगे भाई हमारे -NH2 निकलेंगे। क्लियर है। इसका यूज किया जाता है भाई, इसको सुटेबल सॉल्वेंट के अंदर यूज करके हम एज ए थर्मोप्लास्टिक यूज कर सकते हैं। ठीक है। इसको अलग अलग पेंट्स बनाने में, और जो लिक्वर्स होते हैं, लिक्वर्स वगैरह समझते हो ना आप, जैसे कोई भी जो लिक्विड होता है, ठीक है, वो बनाने में जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये क्या था भाई हमारा फर्स्ट पॉलीएस्टर, उसके पॉलीएस्टर्स। इसके बाद सेकंड आता है हमारा पॉलीअमाइड्स। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या बन सकता है भाई, जैसे आपको एग्जांपल दे देगा कि पॉलीमर ग्लिप्टल इज एन डैश लगा के फर्स्ट ऑप्शन दे देगा भाई कि ये पॉलीएस्टर है, सेकंड ऑप्शन दे देगा आपको ये पॉलीअमाइड है, थर्ड ऑप्शन दे देगा आपको ये इथोक्सी रेजिन है, ठीक है, और मान लिया फोर्थ ऑप्शन दे देगा भाई आपको नन ऑफ दीज या ऑल ऑफ दीज। ठीक है। तो बेसिकली हमें लिंकेज याद रखनी होगी, और लिंकेज में कौन से टाइप का बॉन्ड बना है वो हमें तभी याद होगा जब हमें उसकी प्रिपरेशन याद है। अगर आप डायरेक्ट याद करोगे तो आप कितने एग्जाम्पल याद कर सकते हो। तो इसलिए कोई भी पॉलीएस्टर है जिसमें भी COO लिंकेज होगी तो वो क्या होगा हमारा पॉलीएस्टर्स। उसके बाद सेकंड आ जाता है हमारा पॉलीअमाइड्स। बेसिकली अमाइड ग्रुप क्या होता है हमारा C++ONH2। ये क्या होता है हमारा अमाइड ग्रुप होता है। अब पॉलीअमाइड में क्या होगा भाई, एक H हमारा एलिमिनेट हो जाए, इस प्रकार से लिंकेज हो जाएगी। तो जिसके अंदर भी ये लिंकेज होगी वो क्या होगा भाई हमारा पॉलीअमाइड हो। तो बेसिकली पॉलीअमाइड्स क्या होंगे, दीज आर द पॉलीमर्स हैविंग अमाइड लिंकेज। कोई भी वो पॉलीमर जिसके अंदर क्या होगी हमारी अमाइड की लिंकेज, उसको क्या बोला जाता है भाई पॉलीअमाइड्स बोला जाता है। ठीक है। इसको किससे बनाया जा सकता है भाई, बेसिकली इसको डाई, कोई भी डाई बेसिक एसिड हो उसकी कंडेंसेशन से, और डाई अमीन्स और डेरिवेटिव। अब जैसे पॉलीएस्टर में क्वेश्चन और पूछ सकता है भाई कि पॉलीएस्टर्स आर फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ, दे देगा भाई डाई कार्बोक्सिलिक एसिड एंड ईथर, सेकंड दे देगा भाई डाई कार्बोक्सिलिक एसिड एंड डाई एस्टर, थर्ड दे देगा भाई आपको डाई कार्बोक्सिलिक एसिड एंड डाईओल्स, और फोर्थ दे देगा भाई आपको डाई कार्बोक्सिलिक एसिड एंड डाई अमीन्स। इस प्रकार से कोई ऑप्शन दे देगा। तो आपको याद रखना पड़ेगा पॉलीएस्टर्स के अंदर मैंने स्पेशल बताया था भाई किस किस के लिंकेज होते हैं, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड डाईओल्स के लिंकेज होती है। क्लियर है। तो इसमें क्या होगा भाई हमारा डाई बेसिक एसिड एंड डाई अमीन्स, और लिख दिया भाई मैंने, और नहीं यहाँ पे एंड आएगा, एंड डाई अमीन्स। क्लियर है। तो इसके अंदर हमारा सबसे पहला होता है भाई नायलॉन 66। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ क्या था भाई हमारा फर्स्ट है नायलॉन 66। नायलॉन 66 की मोनोमरिक यूनिट भी बता चुका हूँ भाई, हेक्सामिथाइलिक डायमीन एंड एडेप्टिक एसिड। वो आप भाई आसानी से इसके जो है नायलॉन 66 को कर सकते हो। इसके यूजेस आप देख सकते हो भाई क्या क्या बनाने में यूज होता है भाई, कारपेट्स बनाने में, टेक्सटाइल फाइबर्स बनाने में, थर्ड ब्रिसल्स ऑफ ब्रूस। ब्रिसल्स ऑफ ब्रूस क्या होते हैं भाई, जैसे आप कोलगेट वगैरह करते हो या फिर कपड़े वॉश करने के लिए जो ब्रश आती है उसके आगे के जो घिसने वाले होते हैं भाई, जो उसको क्या बोला जाता है भाई, ब्रिसल्स बोला जाता है। ठीक है। क्यों यूज किया जाता है इनको ये बनाने में, क्योंकि वे इनकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है हाई होती है, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है। ठीक है। हाई टफनेस होती है। ठीक है, टफनेस। इस कारण से ये सारी चीजें बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है। उसके बाद भाई और भी यूजेज हो सकते हैं इसको भी। ठीक है। और क्या बनाने में इसका यूज किया जाता है भाई, गियर्स एंड बेयरिंग्स। जो भी गाड़ियों के गियर होते हैं भाई
गियर बॉक्स या फिर जो एक प्रकार से बेरिंग्स है वो भी इसके द्वारा जो है बनाए जा सकते हैं। ठीक है, और क्या बनाने में यूज किया जाता है भाई, वुमेन्स स्टॉकिंग्स, वुमेन्स स्टॉकिंग्स। एंड सेकंड क्या होता है हमारा, इलास्टिक होइजरी, इलास्टिक होइजरी। ठीक है, कोई भी जो इलास्टिक सामान है, लचीला है, उसको बनाने में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। सेकंड आता है हमारा नायलॉन 610। ये भी मैं आपको बता चुका हूँ भाई, मोनोमरिक यूनिट थी इसकी हेक्सामिथाइलिन डायमीन, एंड 10 वाले के थे हमारे सब एसिक एसिड। ठीक है, उसके बाद थर्ड आता है हमारा नायलॉन 6। इसको एक नाम और दिया जाता है भाई, परलोन। क्या बोलते हैं इसको, परलोन। बेसिकली ये हमारा इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, सबसे पहले तो इसकी मोनोमरिक यूनिट, इसकी जो मोनोमरिक यूनिट है भाई वो होती है हमारी कैप्रोलैक्टम। क्या होती है भाई, कैप्रोलैक्टम। अगर आप कोई भी नीट का या IIT JEE का एग्जाम दे रहे हो तो उसके अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नायलॉन 6 के अंदर बनता है भाई। बच्चे क्या कर लेते हैं, नायलॉन 6 की मोनोमरिक यूनिट क्या है, कैप्रोलैक्टम है, लेकिन उनसे पूछा क्या जाता है, कैप्रोलैक्टम को प्राप्त किससे किया जाता है। तो बेसिकली कैप्रोलैक्टम जो हमें प्राप्त होता है वो प्राप्त होता है साइक्लोहेक्सेन से। किससे प्राप्त होता है भाई, साइक्लोहेक्सेन से। अब साइक्लोहेक्सेन से कैसे प्राप्त होता है वो हम देखेंगे भाई। सबसे पहले क्या है हमारे साइक्लोहेक्सेन, उसका क्या करेंगे हम, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन से क्या होगा भाई, हमारा जो ऑक्सीजन है इस पोजीशन पर आ जाएगी और क्या बना देगी, साइक्लोहेक्सेनन बना देगी। यहाँ पे क्या जाएगा, डबल बॉन्ड O आ जाएगा। इसके अंदर फिर क्या डाल देंगे भाई हमें, NH2OH। यहाँ से H2 और यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। क्या निकाल देंगे, वाटर मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा भाई हमारा बेंजीन, और इसके साथ क्या आएगा, डबल बॉन्ड NOH। ये क्या था भाई हमारा, साइक्लोहेक्सेनन। क्या था भाई हमारा, साइक्लोहेक्सेनन। वाटर निकलने के बाद क्या बना हमारा, साइक्लोहेक्सेनन ऑक्साइड। NOH जो है इसको क्या बोला जाता है, बेसिकली ऑक्साइड बोला जाता है। अब इसके अंदर क्या डाल देंगे भाई, कंसंट्रेटेड H2SO। क्या डाल देंगे भाई, कंसंट्रेटेड H2SO4। इसको क्या बोलते हैं भाई, बैकमैन रीअरेंजमेंट बोलते हैं। इसके अंदर क्या हो जाएंगे भाई, बैकमैन रीअरेंजमेंट। बैकमैन रीअरेंजमेंट के अंदर क्या होता है भाई, यहां पर जो ये नाइट्रोजन है ये इस चेन के अंदर आ जाएगी। ऐसे बेंजीन के अंदर तो क्या करते हैं भाई, इसको हम ऐसे ला करके डायरेक्ट यहाँ पे मिला देते हैं। बैकमैन रीअरेंजमेंट के बाद ये ऐसे रीअरेंज हो जाता है हमारा। ये जो बना है हमारा, इसको क्या बोला जाता है भाई, कैप्रोलैक्टम। क्लियर है। अब जो कैप्रोलैक्टम हमारा बना है उसको हम पॉलीमराइज कर सकते हैं, या उसको किससे बनाया हमने, ये क्या था भाई, क्या बताया था मैंने इसको, तो ये क्या बन गया भाई हमारा, साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, अब क्या करेंगे भाई, हमने जो हमारा कैप्रोलैक्टम फॉर्म हुआ है, कैप्रोलैक्टम को हीट करेंगे हम वाटर की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में, वाटर की प्रेजेंस में क्या करेंगे, इसको हीट करेंगे। हीट करते हैं बॉन्ड के ब्रेकेज होगी। अब जो कैप्रोलैक्टम बना है यहाँ पे तो NH है, साथ में भाई यहाँ पे डबल बॉन्ड O भी बनता है। ये बताना भूल गया था मैं, यहाँ पे NH और यहाँ पे क्या बनता है, क्योंकि जो NH है रीअरेंजमेंट में ऑक्सीजन तो यहाँ पे आ गया और यहाँ पे क्या बच गया, NH है, तो NH C डबल बॉन्ड O बन गया है। वाटर टूटेगा किसमें, H पॉजिटिव OH नेगेटिव में, यहाँ से बॉन्ड की ब्रेकेज होगी। ये क्या आ गया यहाँ पे NH के साथ H, तो क्या बन जाएगा भाई NH2। अब यहाँ पे क्या है भाई, कार्बन है, दो बॉन्ड इसके बने हुए, दो इसके साथ हाइड्रोजन है, तो क्या बना हुआ है CH2। कितने बार है CH2, 1 2 3 4 5, तो क्या बन गया CH2 कितनी बार, 5 बार। और यहाँ पे क्या आ गया C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O के साथ OH, तो क्या निकल गया भाई हमारा OH। ये क्या बन गया भाई हमारा, इसको बोला जाता है अमीनो कैप्रोइक एसिड। क्या बोलेंगे भाई इसको, अमीनो कैप्रोइक एसिड। अब पॉलीमराइजेशन करवा देंगे भाई, क्या करवा देंगे अब हमें, पॉलीमराइजेशन। तो यहाँ से H,
यहाँ से OH क्या निकल जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल। क्या बन गया भाई, NH की 5 C डबल बॉन्ड O N टाइम्स। तो ये क्या बन गया भाई हमारा, एक प्रकार से नायलॉन 6 बन गया। क्लियर है। इसको क्या क्या बनाने में यूज किया जाता है भाई, इसका सबसे बेस्ट यूज होता है भाई माउंटेनरिंग रोप्स। जो पहाड़ों पर चढ़ने के लिए जिन रस्सियों का इस्तेमाल किया जाता है ना भाई, उनको बोलते हैं माउंटेनरिंग रोप्स। अब क्वेश्चन आता है सर नायलॉन 6 से क्यों बनाया जाता है भाई, क्योंकि अगर हम बात करें नायलॉन 6 की, इसकी टफनेस इतनी होती है। अब सपोज करो कोई पहाड़ पे चढ़ रहा है और रस्सी जो कमजोर है, ऊपर चढ़ते वक्त वो जो है घिसेगी, तो जो माउंटेनरी है वो गिर सकता है। लेकिन ये रोप्स काफी मजबूत होती है, तो ये बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। और क्या क्या बनाया जाता है, इससे फैब्रिक्स बनाने में यूज होता है। और क्या बनाया जाता है भाई, हमारे टायर कोड्स बनाए जाते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर जो है इसका ये नायलॉन 6 का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद क्या आता है भाई हमारा फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड। ये भी हमारा वन ऑफ मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है भाई हमारा फिनोल क्या आता है हमारा थर्ड फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। जैसा कि नाम से पता चला फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड, फिनोल क्या होता है भाई हमारा बेंजीन रिंग के ऊपर कौन सा फंक्शनल ग्रुप OH। फॉर्मेल्डिहाइड क्या होता है हमारा HC डबल बॉन्ड OH। इसकी क्या होगी, इसके अंदर पॉलीमराइजेशन होगी। इसकी प्रेजेंस में H पॉजिटिव या OH नेगेटिव एसिड या बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन हम करवा सकते हैं। इसको और मैं कैसे लिख सकता हूँ भाई, इसको मैं ऐसे लिख दूंगा फिनोल, इसको मैं कंबाइन कर देता हूँ CH2O, एसिड और बेस की प्रेजेंस में। अब आपने पढ़ा है वैसे भी बेंजीन या फिनोल जो वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होती है। ऑर्थो पोजीशन क्या होती है हमारी 1 2 और पैरा होती है हमारी 1 4। मतलब जो CH2 अटैक करेगा यहाँ पर और यहाँ पर अटैक करेगा, तो क्या बनाएगा ये OH। यहाँ पर अटैक करेगा तो यहाँ पे आपको पता है इनविजिबली एक हाइड्रोजन होती है, वो हाइड्रोजन O के साथ आकर के क्या बना देगी भाई CH2OH। ये क्या होगा हमारा ऑर्थो हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनोल। क्या बन गया भाई हमारा ऑर्थो हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनोल। प्लस पैरा पे भी अटैक होगा भाई, कुछ पोर्शन जो है ऑर्थो का बनेगा और कुछ जो हमारा पैरा का बनेगा। ये क्या बन गया हमारा पैरा हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनोल। अब जो हमारा ऑर्थो हाइड्रोक्सी फिनाइल बना है हमारा स्टेप 2 के अंदर ये पॉलीमराइजेशन जाएगा और क्या बनाएगा हमारा नेवोलेक बनाएगा। नेवोलेक किसके अंदर यूज होता है भाई, जो घरों में पेंट्स वगैरह हम करते हैं उसके अंदर इस्तेमाल होता है। तो क्या है हमारा ऑर्थो हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनोल OH है, OH CH2OH। दूसरा भी हमारा ऑर्थो हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनोल OH CH2OH। तो यहाँ से H, यहाँ से OH वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, यहाँ से OH, यहाँ से H वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। तो N टाइम्स ये N टाइम्स ये क्या बना देंगे भाई हम बेंजीन OH CH2 बेंजीन OH CH2 N टाइम्स। ये क्या बन गया भाई हमारा नेवोलेक। अब क्या आता है भाई हमारा थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप के अंदर क्या होगा हमारा को पॉलीमराइजेशन होगी। अब यहाँ पर दो तरह से बना सकते हैं भाई हम प्रोडक्ट, या तो ऑर्थो और पैरा हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनोल की को पॉलीमराइजेशन करवा दे, क्रॉस लिंकेज हो जाएगी, या फिर नेवोलेक के अंदर क्या डाल दे भाई हम फॉर्मेल्डिहाइड डाल दें। दो तरीके से इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। कैसे, जो हमारा ऑर्थो हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनोल है और पैरा हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनोल, ये कंडेंसेशन करेंगे। यहाँ से H, यहाँ से OH वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, यहाँ से H और जैसे ऑर्थो है भाई अगली चेन आएगी CH2OH इससे, तो यहाँ से HOH वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा,
सिमिलरली वही CH2OH नीचे हमारी पॉलीमरिक चेन आएगी OH CH2OH, यहाँ से H, यहाँ से OH, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। सेम केस यहाँ पे हुआ भाई, ठीक है, CH2OH CH2OH, यहाँ से H, यहाँ से OH, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, यहाँ से H, यहाँ से OH, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। तो क्या हो गया भाई, कोपोलिमराइजेशन में बेसिकली कैसे लिंकेज हो गई भाई हमारी, ऊपर OH, ये हमारा CH2, आगे फिर बेंजीन रिंग, फिर CH2, यहाँ पे CH2, बीच में भाई OH OH वाटर तो निकल गया, क्या बन गया CH2, फिर बेंजीन रिंग पलट के OH CH2, इसके साथ फिर से यहाँ पर CH2 भाई बेंजीन रिंग OH CH2 एन टाइम्स। तो ये क्या बन गया भाई हमारा बेकेलाइट। दूसरा जो तरीका है वो आसान तरीका है, उसमें क्या करेंगे, जो हमारा लेवोलाइट बना है उसके अंदर हम फॉर्मेल्डिहाइड डाल देंगे। क्या डाल देंगे भाई, हमें फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड डालने से क्या हुआ, ये यहाँ पर अटैच हो जाएगा CH2OH, क्या बना दिया CH2OH, और क्रॉस लिंकेज होगी तो यही चेन पलट के आ जाएगी इस साइड, जैसे ये बना रखा है मैंने, OH और HCl की तरह वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा और क्या बन जाएगा हमारा बेकेलाइट बन जाएगा। क्लियर है। तो इस प्रकार से हमारे बेकेलाइट की फॉर्मेशन हो जाएगी। जो सॉफ्ट बेकेलाइट है यानी दो लो डिग्रीज ऑफ पॉलीमराइज्ड बेकेलाइट होते हैं, उसको हम यूज करते हैं भाई एज ए ग्लू की फॉर्म में, मतलब किसी चीज को चिपकाने के लिए, बाइंडिंग ग्लू की फॉर्म में। किसके लिए, लैमिनेटेड वुडन प्लैंक्स। अब ये लैमिनेटेड वुडन प्लैंक्स क्या होते हैं भाई, आपने देखा हुआ जब तस्वीरें वगैरह बनवाते हैं तो जो लकड़ी के ऊपर जो फोटो चिपकाई जाती है तो उसके ऊपर जो ग्लू लगाई जाती है उसको चिपकाने के लिए, तो उस ग्लू की फॉर्म में इसको यूज किया जाता है। ठीक है। उसके बाद जो हार्ड बेकेलाइट है, हार्ड बेकेलाइट का यूज किया जाता है भाई जो स्विचेस वगैरह होते हैं आपके घरों के अंदर, जो स्विच हैं प्लग है, वो सारे के सारे किससे बने होते हैं भाई, किसके बने होते हैं, हमारे हार्ड बेकेलाइट के बने होते हैं। ये एक प्रकार का थर्मोसेटिंग पॉलीमर होता है। ठीक है। और क्या क्या बनाने में यूज होता है भाई, कॉम्स वगैरह बनाने में इस्तेमाल होता है, जो कंघे होते हैं, और ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स। उससे पहले लेक्चर में मैं बता चुका हूँ बेसिकली ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स होते क्या हैं। क्लियर है। उसके बाद आती है हमारी नेक्स्ट प्रिपरेशन, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। क्या आती है भाई, यूरिया, फोर्थ है यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। इसके अंदर एक प्रकार से कौन आता है हमारा, मेलेमाइन मोनोमरिक यूनिट की अगर बात करें, मेलेमाइन एंड फॉर्मेल्डिहाइड, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई। मेलेमाइन बेसिकली क्या होता है हमारा, अपोजिट पोजीशन पर नाइट्रोजन कार्बन नाइट्रोजन कार्बन नाइट्रोजन कार्बन नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। यहाँ पर क्या होता है हमारा, एक प्रकार से NH2 NH2 NH2, नंबरिंग करें 1 2 3 4 5 6। तो ये क्या भाई 2 4 और 6 पे अमीनो ग्रुप है और 1 3 और 5 पे अजाइन ग्रुप है। इसके अंदर क्या डालेंगे भाई हम, फॉर्मेल्डिहाइड CH2O। ये अटैक करेगा भाई यहाँ पर अटैक करेगा तो H हट जाएगा, ये H इसके साथ आ जाएगा, तो क्या बनाएगा भाई N डबल बॉन्ड, पहले अल्टरनेट पे नाइट्रोजन को बना लीजिए इस प्रकार से, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल। यहाँ पे क्या हमारा NH CH2OH और यहाँ पे क्या भाई हमारा NH2, यहाँ पे भी क्या है NH2। अब इसकी क्या होगी भाई, पॉलीमराइजेशन होगी। क्या होगी भाई हमारी पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन में यहाँ से OH और यहाँ से एक H क्या निकल जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल। सिमिलरली ये H भी पॉलीमराइजेशन में यूज हो जाएगा, तो क्या पॉलीमर बन जाएगा भाई हमारा N N N डबल बॉन्ड सिंगल डबल सिंगल डबल, और यहाँ पे क्या आ जाएगा NH CH2, इस साइड क्या बन गया भाई हमारा NH और इस साइड में क्या आ गया NH। तो ये क्या बन गया भाई हमारा मेलेमाइन फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन, या फिर क्या होगा हमारा यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन।
इसमें बनाने में इस्तेमाल होता है इसका। आपने जैसे देखो चाय वगैरह लाने के लिए जो ट्रे होती है भाई उसके अंदर इस्तेमाल किया जाता है। और जो दूसरा कोई किचन का सामान होता है अदर किचन वेयर्स वो भी जो है यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन से बनाया जाता है। दूसरा यूज भाई इसको लेमिनेट जैसे फॉर्मिका एडहेसिव के रूप में यूज होता है। इसलिए जो भी कॉटन जो सिकुड़े ना उसको सिकुड़ने से रोकने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, एलेमाइन एंड फॉर्मेल्डिहाइड का इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर है? तो आज के लेक्चर के अंदर इतना ही। बाकी बच गया हमारे इपॉक्सी रेजिन्स और रबर्स। एक लेक्चर बच गया हमारा, बस हमारी पॉलीमर कंप्लीट हो जाएगी। अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही है तो दूसरे स्टूडेंट्स तक पहुँचाएं। आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।